हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो देखो, अपन की जो सीरीज चल रही है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चल रही है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन 2-3 क्वेश्चन कल कर चुके थे। आज अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। आपको याद क्या रखना है, मेनली फॉर्मूले याद रखने हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे नर्नस्टिकेशन हो गया, ई नॉट सेल डेनियल सेल के लिए कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। पहला मैंने आपको क्या बताया कि 1.1 वोल्ट से यदि कम होगा तो डेनियल सेल की तरह बिहेव करेगा, और यदि 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो एनोड की तरह काम करेगा कैथोड, और बोलो एनोड की तरह कौन काम करेगा, कैथोड, और कैथोड की तरह कौन काम करेगा, एनोड। आगे बात समझ में। तो कॉपर काम करेगा एनोड का और एनोड काम करेगा किसका, बताओ, जिंक का। इस तरीके से अपन ने बात कर ली थी। आज जो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों को भी डर लगता है, पढ़ाने में भी डर लगता है, पढ़ने में भी डर लगता है, लेकिन ये सारी समस्याएं हमारी खत्म हो जाएंगी जब अपन एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे। क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम जो एग्जाम्स हैं उनमें जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं या टेक्स्ट क्वेश्चन है वहां से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास का अपना जो मोटो रहेगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नीट 2025 को टारगेट कर रहे हो, आरपीएससी ग्रेड 1 ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हो, या आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, लेवल स्टैंड की तैयारी कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वहां क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एनसीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ये चेहरा आपको दिख रहा है जो मेरा ही है, और ये है एनसीईआरटी। अर्थात एनसीईआरटी से बाहर अपन को ना पढ़ना है ना पेपर में आता है, तो इसलिए टेंशन फ्री होकर के जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको सॉल्व करते हुए चलें। ठीक है, कल अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी कुछ क्वेश्चंस की, आज मैं अपन को लेकर के चलूंगा सीधा ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, ये कल अपन ने बात कर ली थी, बोलो, इसकी हो गई थी लास्ट क्लास में बात। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाटा याद कर लो या फिर सॉल्व करना आना चाहिए। क्या कह रहा है जी, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। अर्थात ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दे रखी है 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन जिंक सॉलिड कॉपर +2 से जिंक +2 बन रहा है, कॉपर सॉलिड बन रहा है। आपको पता है ये रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है जी, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि जिंक सॉलिड से जा रहा है जिंक +2 में, अर्थात इसका एन फैक्टर आने वाला है 2। कॉपर +2 से बन रहा है कॉपर सॉलिड, इसका भी एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आने वाला है। कोई परेशानी। अब देखो ये रिएक्शन दे रखी है, आपको क्या फाइंड करना है बताओ। आपको डेल्टा जी का आपको फॉर्मूला पता है क्या, तो याद रखना है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये 2 चैप्टर को आपको रिलेट करती है, थर्मोडायनामिक्स और अपन पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो दोनों चैप्टर यदि आपके स्ट्रांग होंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो याद रखना, डेल्टा जी बराबर होता है -NF ई नॉट सेल के। ये फॉर्मूला याद रख लेना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सीधा ही। तो बताओ, डेल्टा जी तो मेरे को फाइंड करना है, किसका करना है, गिब्स ऊर्जा को परिकलन करो। देखो, तो -2 इंटू फैराडे कितना लूंगा, 96,500, कितना लूंगा, 96,500। ई नॉट सेल कितना दे रखा है, 1.1 वोल्ट, कर लो मल्टीप्लाई, तो 2.2 इंटू 96,500 करो, 0 0 0 11 और 3 तो 14 और 22 गुणा 9 कर लो, 18 1 18 और 19 और ये तो 2 1 और 2, अर्थात 212 इतना 3000। अब एक पॉइंट लगा के हटाना है इसको, 2.2 है तो ये हट गया, तो ये आ गया 212 300, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो अगर मेरे को इसको चेंज करना है किलो जूल में तो मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगा और यहाँ लिख दूंगा किलो जूल। आगे बात समझ में, 212.3 किलो जूल, कितनी एनर्जी आ गई, 212.3 किलो जूल। ये क्वेश्चन आरपीएससी ग्रेड 2 में पूछा गया है सीधा सीधा। और डाटा याद रखना है
कभी पूछा जाएगा और सीधा सीधा इतना आंसर ही आने वाला है। किसी को कोई परेशानी? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद ए सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। पीएच 10 के बिलियन के लिए संपर्क में आने वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव की परिकल्पना करो। तो देखो आप इसको कैसे करेंगे बताओ। तो आपको याद रखना है जो फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 पीएच। ये किसका फॉर्मूला होता है? पीएच का। अब ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा गया है। कहां पूछा गया है? नीट 2019 के करीब क्वेश्चन पूछा गया है, जहां आपको किस तरीके से सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन क्या सरल है, लेकिन यदि बच्चों को फॉर्मूला पता नहीं होगा तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जटिल हो जाएगा। क्योंकि आपको देखो पीएच दे रखा है। अब पीएच कहां पढ़ा था आपने? तो पीएच अपन ने पढ़ा था क्लास 11 के आयनिक इक्विलिब्रियम में। अब बच्चे वहां से इसको क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। रिलेट करने के बाद में निकलेगा नहीं, क्योंकि पीएच बराबर लगाओगे माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन। लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो अपने को पीएच तो दे रखी है, तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन उसको निकाल कर क्या करोगे? बोलो। तो आपको सीधा रिलेशन याद रहना चाहिए, ई नॉट सेल बराबर होता है माइनस 0.059 पीएच। और यदि आपको पेपर में नहीं दे रखा है तो आपको याद रखना है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब आपको ऐसा नहीं कह रखा हो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, तो याद रखना उसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल। आगे बात समझ में? तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू। तो देखो माइनस 0.059 इंटू पीएच कितना दे रखा है? 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 0.59 वोल्ट। तो कितना आ गया? माइनस का। किसका आ गया? माइनस का। इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पेपर में आ सकता है। नीट 2019 में ये क्या गया है? पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक सेल का ईएमएफ का परिकलन करना है आपको। क्या करना है जी? एक सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। दिया गया है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल दिया गया है और ये रिएक्शन आपको दे रखी है। तो देखो आपको पता है निकल, निकल कहां आता है बताओ? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की साइड आता है। जो ऊपर की साइड आता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन अच्छा होता है। और जो ऑक्सीडेशन अच्छा होगा वो काम करेगा एनोड का, और जिसका रिडक्शन अच्छा होता है वो काम करता है कैथोड का। तो अपन बात करेंगे, देखो निकल से निकल +2 में गया है और एजी से एजी में गया है। तो देखो यहां जो एन फैक्टर आएगा वो आने वाला है 2। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, एन फैक्टर का सामना करना पड़ता है। तो याद रखना, जैसे आरपीएससी ग्रेड 2 में इस बार पूछा गया था, स्ट्रोंशियम के साथ में कोई दे रखा है। सबसे पहले तो आपको ई नोट सेल फाइंड करना था उसका। ई नोट सेल फाइंड करने के बाद में ई सेल पूछा था। तो दो क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर था 0.026 वोल्ट, और उसमें आंसर सभी दे रखे थे। लेकिन अपन को जो अगर अच्छे तरीके से किया होगा तो उसका आंसर कितना था? 0.026 वोल्ट। अब देखो इसका एन फैक्टर आ गया 2। आपको ई नोट सेल दे रखा है और आपको क्या पूछा है? ईएमएफ का परिकलन करना है, अर्थात ई सेल पूछा है। तो आप जानते हैं ई सेल बराबर क्या होता है? ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये नर्नेस्ट इक्वेशन का क्या है? बोलो, फॉर्मूला है। तो देखो ई नोट सेल कितना दे रखा है आपको? 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग कितना दे रखा है? अब देखो कंसंट्रेशन लिखनी है आपको। तो देखो प्रोडक्ट कहां है? ये रहा, प्रोडक्ट की साइड ये है। तो प्रोडक्ट कितना है? 0.16 m डिवाइड बाई, अब देखो एजी डबल है, एजी डबल है तो 2 है 2, तो ये कितना है? 0.002 और इसका कर दोगे स्क्वायर। कोई परेशानी? बोलो। इस तरीके से जमाना आना चाहिए। करो सॉल्व इसको। तो 1.05 माइनस 0.0295, 2 से भाग दोगे तो 0, 2 दूनी 4, 1 बच गए, 2 नाम 18 और 2 5 10 लॉग। अब देखो
ये जो 0.160 है इसको मैं लिख सकता हूं 160 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइड बाई, ये जो है इसको लिख सकता हूं मैं 2 दूनी 4 इंटू 1 2 3 10 टू पावर -6। बोलो किसी को कोई परेशानी? क्योंकि स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 2 3 तीन संख्या लगा के पॉइंट है, तो ये कितना हो गया बताओ? बोलो 3, तो 3 दूनी 6। किसी प्रकार की कोई समस्या? बोलो। अब देखो, अब मेरे को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो ये 4 से कट गया 4 बार 40 और 40 और ये ऊपर गया तो 3 बच गया, तो ये आ रहा है 4 इंटू 10 टू पावर 4। कितना आ रहा है? 4 इंटू 10 टू पावर 4। किसी को कोई परेशानी? ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लो इसको। ये निकाल लिया मैंने यहां से, इसकी जगह लिख लो 4 इंटू 10 टू पावर 4, बाकी इसको मिटा दो। ठीक है, अब मेरे को ये वैल्यू पुट करनी है, तो लॉग 4 इंटू 10 टू पावर 4 करोगे। अब परेशानी का सामना यहां भी करना पड़ेगा आपको, यदि बायो ग्रुप के हो तो यहां परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो याद रखो बच्चों, लॉग ए इंटू बी ये बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी के। ठीक है, अब लॉग ए इंटू बी है तो लॉग 4 प्लस लॉग बी 10 टू पावर 4 है तो इसका लॉग आ जाएगा 4। किसी कोई परेशानी? और लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6020। कितनी होती है? 0.6020। तो एक्चुअल में यह आ गया 4.6। कितना आ गया? 4.6। किसी कोई परेशानी? तो इसको सॉल्व कर लोगे आप तो ये आ रहा है 4.6। अब इसको हटा दूं तो देखो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 1.05 माइनस 0.0295 इंटू 4.60। कर लो मल्टीप्लाई और माइनस कर दो। अगर इतना करोगे तो ये जो आपको आएगा डाटा वो आएगा 0.9120 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 0.9120 वोल्ट। ये कर सकते हो, 1.05 में से कम करोगे तो ये वैल्यू थोड़ी छोटी आएगी, क्योंकि देखो 1 2 3 4 और 2 6 पॉइंट लगा करके तो डाटा बहुत कम आने वाला है। इसमें से कम करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.9120 वोल्ट। किसी प्रकार की कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। अर्थात एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है 2Fe3 प्लस 2I माइनस 2Fe प्लस 2I2। अब देखो Fe प्लस 3 है, Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2 मारा है, n फैक्टर 1 अगर कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, क्योंकि देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 आ गया। यहाँ 2I माइनस से तो -2 से 0 में जा रहा है, तो यहाँ भी n फैक्टर कितना आ रहा है? 2। तो n फैक्टर कितना आ गया बताओ? 2। सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके क्या निकालना है आपको? n फैक्टर निकालना है। बोलो। इसके बाद में आपको क्या दे रखा है? E0 सेल दे रखा है। बोलो, ये दे रखा है। अब आपको सेल की अभिक्रिया के लिए मानव गिब्स ऊर्जा एवं साम्यवस्था की गणना करनी है। तो देखो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था डेल्टा जी बराबर -NF E0 सेल। तो देखो करो -2 इंटू 96,500 इंटू 0.236 कर लो मल्टीप्लाई। बोलो, ये आ रहा है 45.55 किलो जूल। अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये डेल्टा जी कितना आ जाएगा? 45.55 किलो जूल। इसके बाद में आपको फाइंड करना है केसी। तो केसी कैसे फाइंड करेंगे? तो याद रखो, आपको रटना नहीं है फॉर्मूले को। ई सेल बराबर होता है E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला होता है नर्नेस्ट इक्वेशन का। जब मैं बात करूंगा साम्य स्थिरांक की, तो साम्य का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, बैलेंस, अर्थात रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से जो रिएक्टेंट बनने की जो रेट है वो इक्वल हो जाएगी। इक्वल हो जाएगी तो वहां जो ई सेल है वो कितना हो जाएगा बताओ? 0 हो जाएगा। बोलो, ई सेल फाइंड कर सकते हैं क्या? जब राइट और लेफ्ट का जो दोनों डाटा है वो बराबर हो जाएंगे तो ई सेल बराबर क्या आने वाला है? 0। क्योंकि ई सेल कैसे निकालते हो आप? ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट बराबर मात्रा में बन रहे हैं तो वो वैल्यू आने वाली है 0। तो ई नोट ई सेल क्या हो गया? 0। लेकिन ई नोट तो फिक्स होता है ना सभी का,
ई नॉट तो अपन को दे रखा होता है, क्योंकि 298 केल्विन पर 1 एम कंसंट्रेशन पर यदि किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप फाइंड कर रहे हो तो उसे तो बोलते हैं ई नॉट। तो बताओ ई नॉट सेल क्या आ गया, तो देखो ई नॉट सेल माइनस 0.059। अब लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, केसी बोलते हैं। बोलो, इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए हो आप, केसी बोलते हैं। तो इसका आ गया एन लॉग केसी, क्या हो गया जी, लॉग केसी। मेरे को फाइंड करना है लॉग केसी, तो कैसे करूंगा बताओ, ई नॉट सेल इनटू एन डिवाइड बाय 0.059। बताओ ई नॉट सेल कितना दे रखा है, ये दे रखा 0.236 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.059। अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 8, जो लॉग केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.00। बोलो किसी कोई परेशानी। अब देखो आपको पता है पॉइंट से जो पहले वाली संख्या है तो केसी निकालूंगा, तो देखो 10 टू पावर 8 और 0 किसका होता है मान, 0 होता है 1 का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10 टू पावर 8। किसी कोई परेशानी। बोलो, आपको याद रखना है यदि एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग लेते समय एंटी लॉग लोगे तो जो जैसे 6.99 ऐसे दे रखा है, तो आपको याद रखना है जो पॉइंट से पहले वाली संख्या है ये तो जाती है 10 की पावर में, जैसे 10 टू पावर 6 और 0.99 किसका होता है, तो बताओ लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 0.99 कम आएगा, बोलो 10 से कम आएगा तो 9.9 इंटू 10 टू पावर 6, ये इसका डाटा हो जाएगा। बोलो किसी कोई परेशानी, समस्या, दुख, दर्द हो तो बताओ। 3 फॉर्मूले पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काम करती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये बढ़िया समझ में आया होगा आपको, फॉर्मूला बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सम सेलेक्टेड मटेरियल्स एट 298.15 केल्विन। अर्थात ये पेपर में वैसे आपको मिलती है, लेकिन याद रखना कि जब सोडियम का आपको, सोडियम क्या है कंडक्टर से, सारे मेटल है। बोलो ये सारे क्या है मेटल से, ये सारे हैं मेटल, और मेटल का काम क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। बोलो कंडक्टर है ये, इनसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी करोगे तो इनमें करंट आता है, क्योंकि इनमें क्या मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होता है तो अपने को क्या मिलती है, बोलो कंडक्टिविटी मिलती है, कंडक्टेंस है ये, कंडक्टेंस शो करते हैं। तो देखो सोडियम कॉपर ये सारे दे रखे हैं। इंसुलेटर्स कौन कौन है, ग्लास और टेफ्लॉन, इनके लिए वैल्यू कितनी कम है, देखो 10 टू पावर -6 और 10 टू पावर -18। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कॉपर ऑक्साइड, सिलिकॉन, ये भी क्या है सेमीकंडक्टर्स हैं, तो इनके लिए भी कम है। लेकिन क्या बोलते हैं बताओ, इंसुलेटर, जब सेमीकंडक्टर की आप कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस करोगे तो किसका काम करते हैं कंडक्टर्स का। लेकिन ये देखो इसके लिए वैल्यू क्या है बहुत कम है, -16 और -18। इसके लिए कितनी है -7, -2 और 2 पॉइंट। लेकिन आप इनके लिए देखोगे तो इनके लिए सभी के लिए ज्यादा है, देखो 10 टू पावर 333 1.2, तो इनके लिए सभी के लिए क्या है कंडक्टिविटी ज्यादा है। आपको काफी बार पेपर में पूछा था कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, तो याद रखना साइमन मीटर इनवर्स, क्या होती है साइमन मीटर इनवर्स। कोई परेशानी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, अब देखो ये क्या है सीधे थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। अब देखो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू द मेटल्स कॉल्ड मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन। जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होती है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पर डिपेंड होती है, जबकि जो इलेक्ट्रिकल होती है कौन सी वाली इलेक्ट्रिकल करती है आयनों के ऊपर। तो डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा इन पर, तो याद रखना द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है ये किस किस पर डिपेंड करती है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। उसके बाद में द नेचर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, अर्थात कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे आपको एक में मिला एक, जैसे सोडियम में 1 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 2 है, तो इन पर भी ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इसके बाद टेम्परेचर एट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अर्थात यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कम हो जाती है। यही याद रखना है कि जब अपन तापमान को बढ़ाते हैं
तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस तो कम होती है, जबकि कौन सी बढ़ती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बढ़ जाती है। याद रखना, धातुओं की प्रकृति एवं संरचना पर, प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या पर, ताप या ताप बढ़ाने पर कम होती है। आपको पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ताप बढ़ाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो बढ़ती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है। आप कहोगे सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ क्यों रही है, उसका रीजन है जब तापमान बढ़ाओगे तो आयनों का मूवमेंट बढ़ जाएगा, आयनों का मूवमेंट बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में, याद रखना ये लाइन, धातु की प्रकृति एवं संरचना पर, प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, और ताप बढ़ाने पर यह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस का मतलब हो गया कि जो आयनों पर डिपेंड करे, किस पर डिपेंड करे, आयनों पर डिपेंड करेगी, उसे क्या बोलेंगे, आयनिक कंडक्टेंस। बोलो, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक आयनिक सॉल्यूशंस डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोलाइटिक, और उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब आयनों द्वारा। क्या मतलब है जी इसका, आयनों द्वारा। ये किस पे डिपेंड करती है, तो देखो द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, इलेक्ट्रोलाइट जो वैद्युत अपघट्ट है वो कैसा मिलाया है, आप उस पर डिपेंड करेगी। साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, अर्थात आपको पता है छोटे आयनों का सॉल्वेशन अच्छा होता है और बड़े आयनों का सॉल्वेशन कम होता है, तो उस पर भी डिपेंड करेगी। द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, अर्थात सॉल्वेंट कैसा है, विस्कोसिटी का मतलब होता है, बताओ, विस्कोसिटी को बोलते हैं अपन, बहने का गुण होता है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी पर भी ये क्या करेगा, जैसे आपने ऐसा सॉल्वेंट डाल दिया जिसमें आयन मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो कंडक्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी ना। तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाओगे, इफ इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द टेम्परेचर, अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने पर यह भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद में देखो क्या है इसका मतलब, समझो। वैद्युत अपघटनीय आयनिक चालकत्व तो कहते हैं, वैद्युत अपघटनीय आयनिक विलयनों की चालकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है, मिलाए गए वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, उत्पन्न आयनों के आमाप एवं उनका विलायक योजन पर, विलायक की प्रकृति एवं इसकी श्यानता पर। विस्कोसिटी को क्या बोलते हैं, श्यानता, अर्थात बहने का गुण होता है। यदि जैसे आपको पता, पानी को डालो एक तो और शहद को डालो, तो आगे कौन जाएगा सबसे, तो पानी जाएगा, अर्थात आयन जो पानी है उसकी क्या है, विस्कोसिटी कम है, जबकि जो शहद है या आपने कुछ और लिया है उसकी विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा। तो जिसकी विस्कोसिटी जितनी ज्यादा उसका मूवमेंट उतना ही कम। तो ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होती है तो आप तापमान बढ़ाते हो तो वो कम हो जाती है, जबकि आयनिक कंडक्टेंस होती है वो तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती है। ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है, ये विलायक के आमाप पर निर्भर करती है, अर्थात छोटे जो आयन होते हैं उनका सॉल्वेशन अच्छा होता है। छोटा होगा तो उस पर पानी का अणु ज्यादा जुड़ेंगे, लेकिन बड़ा होगा तो पानी का अणु ज्यादा नहीं जुड़ पाएंगे, इसलिए वो भी नहीं होगा। इसके बाद में ताप, वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर कंसंट्रेशन यदि आपने ज्यादा ले ली, अब ज्यादा ले ली तो उसमें क्या होगा, मूवमेंट कम होगा आयनों का, और आयनों का मूवमेंट कम होगा तो क्या होगा बताओ, आयनिक कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। ये लाइन सीधी सीधी याद रखनी है। बोलो, किसी कोई परेशानी, रख लोगे याद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। एक ये ग्राफ है, ग्राफ याद रखना पेपर में, जैसे ही आप किसकी बात करते हैं, कोलेरास लॉ की। कोलेरास लॉ क्या कहता है कि आपको इनफाइनाइट डायल्यूशन करना है तो जितने भी आयनों में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा उसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो उसके इलेक्ट्रोलाइट के बराबर होगी। इसका मेरा कहने का मतलब क्या है बताओ, इसका कहने का मतलब है कि जैसे आपने क्या लिया, आपने लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये CH3COOH है, तो ये टूटेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, ठीक है। इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है। जब KCl है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अर्थात K प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। तो जब इसका ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ किस किस के मध्य है, जो कंसंट्रेशन का हाफ, अर्थात कंसंट्रेशन का रूट लगा हुआ है ये, ठीक है, और इधर क्या है, डेल्टा है, मोलर कंडक्टेंस है। तो मोलर कंडक्टेंस और इसके मध्य में जब ग्राफ खींचा गया तो देखा गया कि जो अगर आप कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो ये क्या हो रहा है बताओ, कम होता हुआ जा रहा है, जबकि
जब यदि आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते हुए जा रहे हो तो ये ग्राफ कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पर जा रहा है। कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पर। तो ये ग्राफ सीधा सीधा देगा, यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ग्राफ ऐसे आएगा, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो इस तरीके से डिक्रीज होगा पैराबोले में। आगे बात समझ में, बोलो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ग्राफ याद होना चाहिए। देखो मोलर कंडक्टिविटी वर्सेज कंसंट्रेशन का रूट फॉर द एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एंड पोटेशियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका ग्राफ देखोगे तो ये आ रहा है ऐसा, और ये आ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, अर्थात जब कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो ये ग्राफ कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पर चला जाएगा, जबकि ये एक बार आकर के क्या हो जाएगा, बोलो घटता हुआ दिखाई देता है। किसी कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। नेक्स्ट, अब देखो ये ग्राफ दे रखा है, इसको समझना है इस क्वेश्चन को। वैसे पेपर में आएगा तो याद रखना कि ये क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर का ही मिलेगा ग्राफ आपको, लेकिन याद रखो। देखो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन एट 298 आर गिवन बिलो 0. ये देखो इसका मतलब हो गया 1 2 3 4, 1.98 इंटू 10 टू पावर -4, और ये 3.09 इंटू 10 टू पावर -4, 5.21 इंटू 10 टू पावर -4, 9.89 इंटू 10 टू पावर -4। ठीक है, अब देखो जो सी मोल इनवर्स अर्थात कंसंट्रेशन जो दे रखी है वो कितनी कम है, देखो 1.98, 3.09, 5.21, 9.89, 10 टू पावर -4 को तो आप कॉमन ले लो, लेकिन ये देखो कितनी कम है। अगर आप बढ़ाते हुए जा रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो ना, देखो कंसंट्रेशन 1 से 3 हुई, 3 से 5, 9, 8, तो देखो आपको जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। 148, 142.9, 147.8, 147.09, अर्थात जैसे जैसे कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो ये क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी कम होती हुई जा रही है। इसका ग्राफ बनवाना है आपको, तो देखो ग्राफ कैसे बनाया है इसका, समझो। तो देखो कंसंट्रेशन को आप इधर से इधर बढ़ा रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है, कम होती हुई जा रही है। आइए समझे, जब मोलर कंडक्टिविटी सबसे कम है अर्थात आपने जब कंसंट्रेशन लिए वो कम है, सबसे कम है, तो ग्राफ कहां है बताओ, पीक पॉइंट पर है। लेकिन जब कंसंट्रेशन आपने हाई कर दी 0.035 तो देखो ग्राफ कहां गया, नीचे, अर्थात 147 पर। अर्थात जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम होती हुई जाएगी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कभी कभार ग्राफ आ जाए। बस मैंने आपको एक ही बात बताई है, क्या बात बताई है कि यदि आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिख जाए, कौन सा दिख जाए, स्ट्रॉन्ग दिख जाए, तो इस तरीके से ग्राफ देख लेना, और यदि आपको वीक दिख जाए तो इस तरीके से कर लेना। और ये ग्राफ आपको पूछा गया है नीट 2022 में, कहां पूछा गया है, नीट 2022 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद में कोलेराउस का लॉ, कोलेराउस के लॉ को भी अपन समझ लेते हैं। देखो कोलेराउस लॉ क्या कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर सम आयंस, हाइड्रोजन के लिए दे रखी है इतनी, सोडियम के लिए इतनी, ये डाटा है आपको पेपर में मिलने वाले हैं। आपको एक ही बात याद रखनी है कि जैसे मेरे को यदि NaCl की निकालनी है, किसकी निकालनी है, NaCl की, तो ये बराबर होगी इसके आयनों की, तो Na प्लस Cl माइनस, अर्थात कोलेराउस क्या कहता है, इन्फिनिटी डाइल्यूशन। जैसे आपने क्या लिया, कोई बीकर लिया, ठीक है, आपने जल को बढ़ाते गए, इसमें क्या करें, जल को बढ़ाते गए, जल को बढ़ा दिया, और यहां पड़ा है NaCl, क्या पड़ा है जी, NaCl, इस तरीके से NaCl पड़ा है। तो NaCl एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है इसके आयनों के बराबरी, ये याद रखना है। जैसे आप करोगे तो Na प्लस Cl माइनस, अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करोगे तो क्या होगा बताओ, जैसे मैंने ले लिया CaCl2, क्या ले लिया जी, CaCl2, इसके लिए मेरे को निकालना है डेल्टा M मोलर कंडक्टिविटी, तो डेल्टा M Ca प्लस 2 प्लस 2 डेल्टा M, और ये हो गया Cl माइनस, और ये किस पे कर रहे हैं अपन, इन्फिनिटी पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, इन्फिनिटी पर। तो इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना होता है, सोल्व। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कोलेराउस लॉ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे सरल क्वेश्चन पूछा जाता है।
कुछ नहीं करना है, जो पूछा है उसको देख लो और जो दे रखा है उससे उसको निकाल लो। जैसे आपको दे दिया, क्वेश्चन कराता हूं नेक्स्ट, क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा। ये देखो, ये कह रहा है आंकड़ों की सहायता से CaCl2 MgSO4 के डेल्टा एम ये फाइंड करने हैं आपको। तो क्या करना है, सबसे पहले याद रखो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको CaCl2 पूछा है, तो डेल्टा एम फॉर CaCl2, तो CaCl2 को कैसे निकालो बताओ, डेल्टा एम Ca+2 प्लस 2 डेल्टा एम Cl-, ठीक है। डेल्टा एम इसका निकालना है मेरे को MgSO4 का, तो MgSO4 कैसे निकालूंगा बताओ, तो डेल्टा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल रहा हूं मैं इसको, तो Mg+2 प्लस SO4-2 निकाल लो इनको। अब ये डाटा आपको इस टेबल में दे रखा है, जो टेबल आपको दे रखी है उस टेबल के आधार पर मैं अब डाटा को आपको बता देता हूं क्या क्या डाटा दे रखा है। देखो, जो कैल्शियम का दे रखा है ये दे रखा है 119 और 2 इंटू Cl- का दे रखा है 76.3, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 271.6 साइमन Cm² मोल इनवर्स। यहां आपको दे सकता है साइमन मीटर मोल इनवर्स, ठीक है जी, कोई परेशानी, तो याद रखिएगा साइमन Cm² मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखो Mg का कितना दे रखा है, Mg का दे रखा है 106 प्लस 160, इसका कितना दे रखा है SO4 का 160, इन दोनों को ऐड करोगे तो 266 साइमन Cm² मोल इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो जी, किसी कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन करना आना चाहिए। आज